तो गपशप शुरू करें। मैं तो सीखने भी आई हूँ। ये हमारा एक समझिए कि एक गपशप का सत्र है जिसमें मैं चाहूँगी कि आप लोग भी बोले और हम लोग, जैसे भारतेंदु ने कहा था, आवहूँ सब मिल रोवहूँ भारतवासी, उसके उलट जाके हम सोचें मिलके, रोएं भी नहीं, हंसे भी नहीं, बस सोचें। हम लोग सब मिलकर सोचें कि ये कैसा समय है। और तुमुल तो कोलाहल कलह में हृदय की बात करने का जज्बा हमारे भीतर जगाया है जिस मुक्ति पथ ने, उसके साथियों का बहुत धन्यवाद। इसने कविता के हाथ में कुदाल थमाई है। अब कविता के हाथ में कुदाल थमाना ये एक बड़ा काम था। जब भी नया रास्ता बनता है, आप सबने देखा होगा, तो कुछ नए जलाशय भी गढ़े जाते हैं। कम से कम हम जो 60 के दशक में जन्मे थे, उन लोगों ने जैसा भारत देखा था बचपन में, उसमें जब भी रास्ता कोड़ा जाता था, उसके दोनों तरफ पेड़ और कुछ जलाशय, ये ज़रूर कोड़ने की कोशिश की जाती थी। कविता हमारे भीतर छुपे जल तत्व का आवाहन है। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हमारे भीतर का, हमारी आँखों का पानी भी मर गया है और बाहर का पानी तो मर ही गया है। तो कुमति, अन्याय, कुशासन, इन सब थकाने वाली स्थितियों से, अन्याय, जब कोई पीढ़ी जूझ रही होती है और मुक्ति पथ के युवा साथियों की पीढ़ी खासकर, तो वो बहुत उम्मीद से कविता की ओर देखती है। मैंने कुदाल से बात शुरू की थी, तो दरअसल मुझे जिस मुक्ति पथ की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको कविता पर इतना भरोसा है, उसके बारे में सोचते हुए मुझे रामवृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध आया याद। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, उस समय की एक फिल्म हुआ करती थी, बहुत पुरानी, जिसमें मजदूरों के इप्टा मूवमेंट के समय की फिल्म थी और उसमें हाथ बढ़ाने पर बहुत जोर था। और उसी समय, करीब करीब उसी समय, रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक निबंध लिखा था, आओ कुदाल चलाएं। हम लोगों की पाठ्य पुस्तक में था। वो कुदाल चलाने को ऐसे चित्रित करता था, इतने अंतरंग विवरणों के साथ और इतनी भावार्द्रता के साथ, कि जी करता था कि अभी कक्षा से खिड़की से बाहर कूदे, कुदाल उठाएं और खोद दें धरती। पानी उसके भीतर जितना है उसके अंतःकरण में वो उद्घाटित कर दे, नए बीज डाल दे। इतना लिखने में जो ताकत पैदा होती है शब्दों से, आखिर तो किसान ही है हम शब्दों के बीज से किसानी करते हैं। तो ये कुदाल चलाने का पूरा जो जज्बा है और नए मुक्ति पथ गढ़ने का, अपने अनुभव से हम ये जान चुके हैं कि पुराने जो मुक्ति पथ थे, पुराने जो महाप्रमेय थे, दो उसमें मुख्य थे। एक था धर्म और एक था मार्क्सवाद। अब एक था राजा, एक थी रानी की तरह से इन पर बात करनी पड़ रही है, ये तकलीफ की बात है, मगर दोनों ही महाप्रमेय इस संकल्पना के साथ शुरू हुए थे कि हमें अपने चित्त का विस्तार करना है
और अहंकारी भोक्ता भाव अपने भीतर जो है उसका दमन करना है, उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करते हुए ख़त्म कर देना है। धर्म भी अहंकार का घड़ा फोड़ने की बात करता था। अगर आप कबीर को याद करें तो फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी की बात करते हैं वो जब। तो अहंकार का ही घड़ा फूटेगा, नैरो कन्फाइंस छूटेंगी, तभी बूंद समुद्र में मिलेगी। एक सामासिकता है इसमें और अनवरत चित्त विस्तार, जैसे मीरा में है कि अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। अपने में सिमट कर रहना, ठिंगने लालची भोक्ता भाव में सिमट कर रहना, ये न मार्क्सवाद का प्रमेय था न धर्म का प्रमेय था। ये अद्भुत एक बात है कि जितने भी महाप्रमेय सबकी मुक्ति की बात लेकर चले, उनमें चित्त विस्तार और अहंकार के विसर्जन की बात शुरू बहुत ही कॉमन, मतलब एक कॉमन प्रमेय था, उनका आधारभूत प्रमेय था। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि दोनों के, धर्म के मन में भी एक अहंकार बैठा और बहुत सारी और दुर्घटनाएं घटी जो संकीर्ण ही बनाती चली गई धर्म को, इस भावना से ग्रस्त कि जो है जी, हर धर्म जब पंथ बनता है, जो उसका हाल होता है, अध्यात्म उससे छूट जाता है और फिर वही क्षुद्र हावी हो जाते हैं, स्वार्थ, तो उसका अहंकार इतना बढ़ गया हर धर्म का कि वो कहने लगा कि जीवन का अंतिम सत्य तो हमारी ही जेब में है। मार्क्सवाद अनुवादों के माध्यम से पहुंचा। जितने भी उपनिवेश थे वहाँ जर्मन भाषा तो किसी को आती नहीं थी, और अनुवाद लेकिन बहुत अच्छे भी हुए और सभी भाषाओं में हुए। मगर उसका जो कुछ तो अनुवाद की सीमाएं और कुछ जो भाष्य हुआ उसकी सीमाएं, कुछ उत्पादन के जो साधन बदले, जिसकी ओर खुद मार्क्स ने इशारा किया था कि जब उत्पादन का साधन बदलते हैं तो भाषा भी बदल जाती है, सारा पर्यावरण बदल जाता है और मुक्ति के पथ भी उस हिसाब से बदलते हैं। तो मुक्ति पथ में एक बहुलता अब जब आए, अब हमने अपने अनुभवों से सीखा है और दोनों महाप्रमेयों के ध्वंस या फिर उनके क्षरण से या उनके पथ की बाधाओं से जो हमने सीखा है, अब वो देशज आधुनिकता का पथ है। हम ये मानने लगे हैं कि अतिरेकों से शायद और नफरत से बात नहीं बनने वाली। अब हम एक ऐसा समुदाय, नन्हे नन्हे समुदाय हम ऐसे तैयार करें जहाँ पहले आत्म क्रांति से अपने अहंकार का, अपनी क्षुद्रता का निवारण एक ऊर्ध्वबाहु संकल्प की तरह उठे। जब व्यक्ति में आत्म क्रांति का ये जज्बा जग जाएगा और समुदाय इसी ढंग से काम करेंगे जैसे मुक्तिपथ जैसी संस्थाएं काम करती हैं, तो फिर हम मेगा लेवल पर भी, बड़े पलक पर भी इसी तरह की नई एक टेंटेटिव व्यवस्था, एक पूर्वापर अनुभवों के आलोक में कोई नया सिद्धांत जिसमें सबकी मुक्ति हो, ऐसा गढ़ सकेंगे। जैसा अब तक अभी जो ऐसी स्थिति नहीं है, तो जहाँ है जो है वहीं में एक नैतिकता का दिया कि हमसे कुछ ऐसा न हो जैसे कि हमारी नैतिकता न चूके। काव्य शास्त्र या कविता क्या है? वो एथिक्स का या नीति शास्त्र का ही सौंदर्य शास्त्रीय भाष्य है। दो चीजें होती हैं कविता में, या सत्य के ही एक तो उसका कथ्य होता है जो कहीं न किसी दर्शन से,
किसी न किसी नीति शास्त्र से, किसी न किसी एथिक्स से वो आता है कथ्य, और वो हमेशा बोरोड रहता है। वो चाहे मार्क्सवाद से आए या स्त्रीवाद के प्रमेयों से आए या पर्यावरण से आए या किसी भी और उन्नत दर्शन या सांख्य से आए या किसी भी जो हमारे षट दर्शन है उनसे आए या हीगेल से आए, कहीं से भी आए, वो एथिक्स वाला जो वो हिस्सा है वो हम कथ्य में समेटते हैं। और दूसरा कविता में क्या होता है, उसका एस्थेटिक्स वाला हिस्सा, उसका सौंदर्य शास्त्रीय विमर्श जो शिल्प में सिमटता है। तो कविता एक ऐसी जमीन है जिसके चारों ओर मतलब उसी तरह से नए पथ बन रहे हैं, जिसके उस रास्ते के चारों ओर हरियाली उगाई जा रही है, नए जलाशय खोदे जा रहे हैं, और वहां पर एक ऐसा नृत्य प्रायोजित हो रहा है शब्दों का, अर्थों का, दुनिया के जितने भी आधारभूत ध्रुवांत हैं उनका आपस में हाथ पकड़ के वो एक तरह से घुमरी परैया खेल रहे हैं। ये है हमारा समय। हमारा समय एक ऐसा समय है जब हम मिलकर मुक्ति पथ देशज आधुनिकता के माध्यम से अभी टेंटेटिव ढंग से हम नए पथ कोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी एक झलकी हमें मार्क लेनिन ने भी दी थी। उन्होंने जैसे जर्मनी की परिस्थिति के आधार पर मार्क्स ने एक दृष्टि दी, लेनिन ने अपने देश काल की परिस्थिति से उसको अडेप्ट किया, और चीन में माओ ने अपने देश काल की परिस्थिति से उसको अडेप्ट किया। उसी तरह देशज आधुनिकता के तो उसी तरह की भूमिका बन ही गई। आखिर तो जो नदी बह रही है वो अपनी जड़ी बूटियों से तो समृद्ध होगी ही ना। आप जिन किसानों की बात सोचते हुए हम लगातार हलकान हुए जा रहे हैं, जिन मजदूरों की बात हम सोचते हैं, हम उनसे गपशप करने जाएंगे, जिस भाषा में हम गपशप करेंगे उसमें कहीं अगर अतिरेक होगा तो हमारा होरी भी चुप हो जाएगा, हमारे विस्थापित मजदूर भी चुप हो जाएंगे। उन्हें देशजता की समझ के साथ ही उनसे हृदय संवाद किया जा सकता है। तो अपनी जो परंपराएं हैं वो सिर्फ परंपराएं हैं, इसलिए अगर हम उनका सर्वोच्छेदन करने की सोचेंगे तो जो सड़क का साधारण विस्थापित मजदूर और किसान है वो सचमुच का जो किसान है उससे हमारा हृदय संवाद असंभव हो जाएगा। तो अब हम स्त्रीवाद का एक बहुत सारे उसके अवदान है। एक अवदान उसका ये भी है कि उसने पोस्ट कॉलोनियल और पोस्ट कैनोनिकल दोनों विमर्श शुरू किए। जो पुराना दादी नानी की चिट्ठियों के समय से लेकर और लोकगीतों के समय से लेकर जो भी एक मानस में सामान्य आदमी के वंचित जन के मन में चित्र था, उसी के आधार पर उसको मुक्ति का मार्ग कैसे दिखाया जाए और उसमें उसको शिरकत कैसे कराई जाए, इसमें कविता बहुत मदद कर सकती। मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे सचमुच के मजदूर किसान हैं, हमारा गरीब आदमी है, हमारा दलित है, हमारा अल्पसंख्यक है, हमारी स्त्री है, हमारा आदिवासी है, जिनकी ओर कविता अभी अभिमुख है, जिनके यहाँ से कविता के ढेर ढेर बीज आ रहे हैं, वो कविता पढ़ने की फुर्सत नहीं पाता, लेकिन वो कवि को अपना आदमी समझता है। मैंने इस अनुभव पर कुछ 2-3 कविताएं लिखी थी एक बार, और मैं चाहती हूँ कि बातचीत थोड़ी सी यहाँ रोक कर ये मैं कविता पहले सुना दूँ, फिर आगे बढ़ूँ कि देशज आधुनिकता का ये जो नया पथ है वो मार्क्सवाद और
धर्म के अध्यात्म वाले पक्ष, संप्रदाय वाले पक्ष से नहीं, जो अहंकार के विलयन में और समावेशन में विश्वास रखता था, जो श्रेष्ठता ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, उससे वो क्या लेकर सामरस्य का सिद्धांत कैसे विकसित करे, वो क्या गठरियां हैं जो छोड़ देनी है, क्या पूर्वग्रह है दलितों के संदर्भ में, स्त्रियों के संदर्भ में, आदि और भी गरीब आदमी को लेके जो पूर्वग्रह हैं, मोतियाबिंद की तरह वो धर्म की आंखों में बस गए। कैसे उस मोतियाबिंद की सर्जरी हो कि वो उसी तरह के सर्व समावेशी भाव में प्रकट हो जिसमें उसकी अवगाहन उसका किया गया होगा शुरू में किसी भी धर्म से। और मुक्ति धर्म की एक बहुत खराब बात थी कि वो स्टेटस को में विश्वास करने का भ्रम फैलाता था कि जो जैसा हम स्कूल में एक प्रार्थना किया करते थे कि द रिच मैन इन हिज कासल एंड द पुअर मैन एट हिज गेट, ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल गुड गॉड मेड देम ऑल। मिशनरी स्कूलों में ये ही पढ़ाते थे कि जो राजा अंदर है, द ग्रेट मैन इन इज द रिच मैन इन हिज कासल एंड द रिच पुअर मैन एट हिज गेट, वो वहीं से उनका कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत भाष्य था। ये कविता जो थी वो प्रार्थना में गवाई जाती थी, लेकिन हमें उसी समय लगता था कि क्यों ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वहां टिकाना रह के एक तरह से एक धरातल पे बैठे। उसी समय मुझे कविता की ताकत समझ में आई, और कविता अभी से नहीं, शुरू से ही बहुत जनतांत्रिक विधा रही है। सारे पदानुक्रम तोड़ने में उसका विश्वास रहा है। वो रसों के बीच 9 रस उसके अलग अलग छीकों पर टंगे हुए नहीं रहे हैं। खासकर समकालीन कविता में तो सभी रस एक दूसरे से गलबहियां डाल के बढ़ते चले जाते हैं, और नदियों की तरह, वो सखियों की तरह हाथ पकड़ के आधुनिक कविता में बढ़ते हैं। ध्वनि और रस का जो सामंजस्य है वो तो सामंजस्यमुखी है ही, उसके अलावा रूपक और उत्प्रेक्षा, ये जो साम्य के आधार पे जितने भी अलंकार बने होंगे शुरू में, तो उनमें भी आप देखिएगा कि यह लोक और वह लोक, यह धरातल और वह धरातल, दोनों के बीच एक, जैसे पुरानी सखियां गले मिलती हैं दौड़ के, वैसे ही कॉस्मिक और कॉमन प्लेस अच्छे रूपकों में गले मिलता है, और जैसे ही कोई गले मिलता है पदानुक्रम टूट जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जनतांत्रिक विधा इस तरह से भी है कविता। वो पदानुक्रम इसलिए भी तोड़ना चाहती है, वो कथ्य के धरातल पर यही उसका इगैलिटेरियन थीसिस, यही उसका एथिक्स है कविता का, हमेशा हर कविता का, हर अच्छी कविता का यही। और एस्थेटिक्स जो उसका है, उसका सौंदर्य शास्त्र जो है, वो उसमें अच्छी कविता के क्या लक्षण, हम सब कविता के प्रेमी हैं, हम जानते हैं अच्छी कविता वही होती है जहाँ जो कथ्य है वो शिल्प में परावर्तित हो जाए। तो अगर हमारा समतामुखी समाज लक्ष्य है, अगर हम चाहते हैं कि ऊंच नीच का पदानुक्रम टूटे, और हम इस तरह का एक एथिक्स लेके चल रहे हैं अपने कथ्य में, कहीं से भी हम अपना पैराडाइम लें, हम मार्क्सवाद से लें, हम स्त्रीवाद से लें, हम पर्यावरण विमर्श से लें, हम कहीं से भी लें, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कविता में, मुनी दुनिया में ऐसी कोई कविता नहीं सुनी जिसमें कहा जाए कि नहीं, वो कविता जो हमारे बचपन में गवाई जाती थी स्कूल में, वो बहुत अपवाद स्वरूप थी, लेकिन उसमें भी कहने का मतलब था, उसकी पहली लाइन थी, ऑल थिंग्स ग्रेट and small, all things bright and beautiful, all things great and small, good God made them all. तो ऐसा नहीं है कि all great, अब all, ये जो पदानुक्रम मुखी कविता थी उसमें भी कृपा पूर्वक कहते थे कि पराक्रम वो जो है वो धुल जाए पदानुक्रम। लेकिन अब हमने अपने अनुभव से अर्जित किया, मार्क्स का ये बहुत बड़ा अवदान है कि उसने कहा कि भाई कृपा से क्यों, पराक्रम से क्यों नहीं, संवाद से क्यों नहीं। अब पराक्रम में भी 2 तरह के पराक्रम, एक तो होता है क्रांति का जो कि अपक्रांति में बदल जाता है, दूसरा होता है संवाद का, जो विमर्शों ने संवाद की परंपरा शुरू की है कि हमारा मनोवैज्ञानिक युद्ध चलेगा, अहिंसक युद्ध चलेगा, हमारा संवाद लेकिन लगातार रहेगा, हम एक तरह से सत्याग्रह में लगातार रहेंगे,
और हंसते हंसते ही सही, जैसे भ्रमर गीत की स्त्रियों ने अपना पक्ष मनवा ही लिया था, उसी तरह से जितने भी विमर्श हैं दुनिया के, वो अश्वेत विमर्श हो, दलित विमर्श हो, वो आदिवासी विमर्श हो और स्त्री विमर्श तो हो ही, तो वो ऐसे ही भ्रमर गीत की स्त्रियों की तरह आपस में हंसते हंसते ये बात मनवा देता है। वो कह देता है कि भाई तुम्हें आईना तो हम दिखाई देंगे, तुम आईना तोड़ते हो हम फिर दिखा देंगे। वो सूरदास नहीं बोलते वो रंगमंच में कि हम रंगभूमि में कि वो कहते हैं कि हम तो तुम कुटिया बनाओगे हम फिर से उखाड़ देंगे, तो वो कहते हैं फिर से बना लेंगे। तो इसी बजिद रहने की ये कोशिश जो है ये कविता सिखाती है। इसीलिए मेरा मन ये करता है कि दो तरह से हम कविता लिखें। हम जो अभी चुनौती क्या है कविता की, मुक्ति पथ में ये दिया कैसे जला सकती है, तालाब कैसे खोद सकती है, अगर इस पर हम अगर मिलके सोचें तो मुझे दो तरह की बातें समझ में आती हैं। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी विडंबना आज है कि हम वंचित बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, दलित बस्तियों में और विस्थापन बस्तियों में, वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में हम इतना कविता से ही अलग जगा सकते हैं। पहले नुक्कड़ नाटक जो किया करते थे, अब हम कविता पाठ करके, क्योंकि कविता में कुछ ऐसा होता है कि जल तत्व का अवगाहन ही नहीं होता, हमारे भीतर के अग्नि तत्व का भी अवगाहन होता है। तो हम अगर इस तरह से सामूहिक पाठ, कोरस, जैसे ग्रीक नाटकों में कोरस होते थे, वो समय का भाष्य लिखते थे, उसी तरह हम अगर ऐसी कविताएं लिखें जिसका सामूहिक पाठ उन सारे साइट्स पर हो, इंटरनेट पर तो हो ही, मैं उस पर बाद में आती हूँ, इन सब जगहों में जहाँ संघर्ष है, जहाँ संवाद की जिद है और जहाँ नए तरह का सपना मचलता है, वहाँ पर हम काव्य पाठ सामूहिक कोरस की तरह। अब नया आदमी जो है वो हो सकता है जिसके लिए हम कविता पढ़ रहे हो वो ना ध्यान दे हम पर, लेकिन उसको फिर भी सहारा लगेगा कि ये मेरा अपना आदमी है और ये जो कह रहा है मेरे हित की बात कह रहा है। जैसे हम घर के बुजुर्गों पर कितना ध्यान देते हैं वो, लेकिन अगर वो बैठा रहता है किसी कोनों में तो हमें लगता है चलो बैठा है, अपना है, कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा। उसी तरह कवियों का हाल है। जो गरीब आदमी है, परेशान आदमी है, वो कवियों को पढ़ने की तो फुर्सत नहीं पाता, लेकिन वो कवि को अपना आदमी जरूर मानता है। तो एक तो कविता उसको संबोधित करे चौलों में। दूसरा, अंधेरे बंद कमरों में जो बेरोजगार साथी हैं हमारे, जो एडहॉक रिश्ते और एडहॉक नौकरियों के बल पर संघर्ष कर रहे हैं किसी तरह से, उनके यहाँ ऐसे में बहुत सारे युवा साथियों को जानती हूँ जिनका अनंत संघर्ष है और अंधेर जैसे नौकरी छूटती है वैसे ही संबंध भी टूट जाते हैं। और कविता जब से इंटरनेट पे आई है तो कविता का वो पारायण अंधेरे बंद कमरों में भी करते हैं तो प्राणों में प्राण लौटते हैं। जीवन में कुछ ऐसा होता है जो जब आप बहुत अकेले हो तो कविता आपके प्राणों में प्राण लौटाती है। लिखने वाले का अकेलापन और सुनने वाले का, पढ़ने वाले का अकेलापन, जहाँ एक अलाव सुलगा के बैठ जाएं और अंतरंग बातचीत। कविता क्या है? यथार्थ को स्वप्न की तरह बाँचती है कविता। यथार्थ को इस तरह से बाँचती है कि वो सपना लगने लगे। अब नई भाषा में अगर आप यथार्थ को ऐसे बाँच रहे हैं कि वो सपना लगने लगे, और अंतरंग भाषा सबसे ज्यादा अंतरंग कविता में ही होती है, खासकर समकालीन कविता में। जो समकालीन कविता अपने आप से सहकारिता का सिद्धांत लेके आई है अपने संस्कारों में, नाटक से इसने संवाद लिए हैं, उन्होंने सभी विधाओं से कुछ लिया है। नई कविता ने, उसने आख्यान लिए हैं फिक्शन से, और उसने विमर्शों से भी एप्ट वाक्य लिए हैं। उसने अब तो जो नई अंतःपाठीय तकनीकें हैं उसमें तो कोलाज और कितनी तरह की ब्राइकोले, बहुत तरह की तकनीक में नाम उस समय अभी मैं मतलब क्लासरूम नहीं है ये, मैं सामान्य बातचीत, आप सब सुधी जन है, समझ रहे हैं कि कविता कैसे ऑपरेट करती है, जनतांत्रिक कैसे हो रही है वो। तो इंटरनेट पे अगर
हर भाषा की, दुनिया की हर भाषा की श्रेष्ठ कविताएं अच्छी तरह से चुन के, ये मैं मुक्तिपथ के साथियों से भी आह्वान करती हूँ और सारे युवा संगठनों से जो कि चिंतित हैं कि यह पथ मुक्ति का सचमुच हो, और कई मत पथ हो मुक्ति के, लेकिन एक पथ ऐसा जो है कविता का भी सुझाया हुआ हो, जिसमें चित्त विस्तार लगातार हो, क्योंकि आत्म क्रांति के बिना क्रांति जब होगी तो वो प्रतिक्रांति में बदल जाएगी। ये इतिहास का अनुभव है, और इसीलिए विमर्शों का भी महत्व है कि वो आत्म क्रांति की ओर जोर देते हैं, की ओर उन्मुख है। तो खैर, तो हमारे जो काव्य प्रेमी आप जैसे साथी हैं मुक्तिपथ के, वो अगर ऐसा एक अच्छी कविताएं, जैसे आपका इतना लोकप्रिय फोरम है, आप हर बार अच्छी कविताएं दें। अगर विश्व साहित्य से अनुवाद में चुनकर हम सब एक अनुवादकों की टोली बना सकते हैं। और अब तो इंटरनेट एक ऐसा, मुझे लगता है कि गुरिल्ला स्पेस है। मैंने बचपन में, हम लोगों ने एक बार आर्किमिडीज की कहानी सुनी थी, तो वो जब हमें लिवर पढ़ाया जा रहा था, तो तृतीय श्रेणी की लिवर के बारे में बात सुनाते हुए हमारे फिजिक्स टीचर ने बताया था कि अगर कहते थे वो कि अगर हमें आसमान में एक जगह मिल जाए तो हम एक लाठी के सहारे, लिवर का प्रयोग था वो, हम पूरी दुनिया बदल देंगे, पूरी दुनिया हम पलट सकते हैं। तो हम कविता में एक इंटरनेट का जो स्पेस है वो एक गुरिल्ला स्पेस है। आप देखते होंगे कि रात में व्हाट्सएप समूहों पे जो रात में कविताएं आती हैं, वो भी 2 बजे 3 बजे कहीं ना कहीं का होल टाइमर हमारा, कहीं का हमारा बेरोजगार युवक, एक से एक तेजस्वी लोग अभी बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी भी नहीं मिली, पिता में खत्म हो जाते हैं, माँ खत्म हो जाती है, बहुत तरह के घरेलू संकट होते हैं, फिर भी वो कविताएं भेजते हैं। जैसे रात को कुरुलिया पक्षी बोलते थे पहले। आप अगर पूरा इसकी आदिकालीन कविता पढ़ें या हेमचंद मुक्तावली पढ़ें, तो उसमें आप अपभ्रंश की कविता में अक्सर ये होता है कि रास्ते सारे बंद हो गए हैं और झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, गड्ढे में लोग अचानक कुरुलिया पाखी बोलने लगते हैं खास तरह की आवाज में, और विरहनियां जो है वो जग के बैठ जाती हैं कि अब कुरुलिया पाखी बोले, अब यहाँ बरसात बंद हो जाएगी, और बरसात बंद हो जाएगी तो नए रास्ते खुल जाएंगे और नए मुक्ति पथ खुल जाएंगे। और जो अभी हमारा वियोग है अपने प्रियजनों से भी, क्योंकि हम सारे के सारे विस्थापित लोग हैं, अपनी परंपरा से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव शहर से तो हमारा वियोग है ही, प्रियजनों से है ही। हमारा जो एक दार्शनिक निकाय है, हमारा जो एक बृहत महाप्रमेय का फलक है, वो जो अभी खाली है, उससे भी जो हमारा वियोग हो गया है, क्योंकि टूचे भाष्य हो गए हैं, महाभाष्य कोई नहीं है, और क्षुद्र ठिंगने भाव की राजनीति अभी उसके ही पौ भारी हो गए हैं। तो इसका हम आत्मशक्ति से ही, कविता जो आत्मशक्ति देती है और जो सहकारिता का बोध जगाती है, हम उसका निराकरण उसी तरह से कर सकेंगे। और हम ये भी नहीं मानते कि जो भटक गए हैं हमारे साथी, जो विपथगामी हो गए हैं, हम उनके भी परिष्कार की कोशिश करेंगे। हम आखिर वो भी हमारे समाज के ही हिस्सा हैं। हम किसी को भी, हाँ, अगर कैंसर की तरह का हिस्सा हो गए, अगर एकदम ही सुधर नहीं रहे, तो उनसे फिर साम दाम दंड भेद की नीति आजमाई जा सकती है। लेकिन जैसा कि बुद्ध कहते थे, हर बुद्धत्व के बीच सब में है, ऐसा कोई नहीं है। फोटोग्राफर कहते हैं कि हर चेहरा किसी न किसी एंगल से सुंदर होता है, उसी तरह हर व्यक्ति कहीं न कहीं से तो ऐसा होता है कि उससे संवाद किया जा सकता है, और संवाद की कोशिश अथक करनी चाहिए। कविता संवाद का सबसे बड़ा माध्यम है, और इसलिए हमें कविता, अगर मुक्तिपथ ने कविता को के हाथ में कुदाल थमाई है और उससे दिया जलाने के लिए कहा है, और मजदूर साथी ने जैसे हमारी सामने बगल के पेड़ पर अपना झूला बच्चे का टांग देती हैं और वहीं रोटी पकाती हैं और वहीं पर उठा के गुताल भी चलाने लगती हैं, वैसे कविता का स्वभाव स्त्री का स्वभाव है। और कविता कम स्पेस घेरती है, कम बोलती है, इशारों में बोलती है, और
पढ़ने वाले या सुनने वाले से ये उम्मीद करती है कि वो इशारे समझे। कविता बहुत डेमोक्रेटिक और जनतांत्रिक माध्यम इसलिए भी है कि वो सामने वाले को बुद्धिमान समझती है। वो जानती है कि सामने वाला साधारणीकरण के तहत वो समझ लेगा हमारी बात, क्योंकि आखिर वो भी आदमी है और दिल से दिल तक रह जाती है। तो वो इशारे करके निश्चिंत हो जाती है कि इशारा मेरा पहुंच गया। ये जो अब कहा जाता है कि को प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग हमारे पाठक हैं, सह प्रस्तोता हैं सत्य के, वो पहले से भी हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता था कि जो हैं हमारे रसिक पाठक, उनके भीतर जो साधारणीकरण होगा उसमें वो मूल तादाद में हो जाएगा, घट जाएगा और हम उनसे संवाद लगातार कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमेय हैं जो मुझे लगता था मैं आपके साथ साझा करूं। और सत्य के जो 3 आयाम हैं, मैं चलते चलते बहुत देर ना हो जाए, पता नहीं कितना वक्त लिया मैं एक बार कविताएं भी सुनानी है और मैं वही कविताएं सुनाऊंगी जिसमें यही सब बातें अपने कविता की तरह से मैंने जो सोची हैं वो सुनाऊंगी। तो मैं अंतिम बात इतनी कहूँ कि मुझे एक ज्यामिति के हमारे शिक्षक थे, वो कहते थे ABC एक त्रिभुज है। वो बहुत रोचक व्यक्ति थे। वो SFI पहले होती थी, उसके बहुत एक्टिव मेंबर थे मुजफ्फरपुर में और बहुत काम किया उन्होंने। एक तरह से बहुत दिन होल टाइमर भी रहे, बाद में स्कूल में पढ़ाने लगे ज्योमेट्री। तो उनके चेहरा गौर से देखने पर लगता था कि वो बिल्कुल ही खुश नहीं है अपने होने से दुनिया में, कहीं उनको जी नहीं लग रहा उनके भीतर। अंत में उनके हाथ में वो ओशो की किताबें भी रहने लगी। वो मुक्ति के कई रास्ते एक साथ टटोलते थे और ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि मोक्ष भी एक रास्ता है, मुक्ति भी एक रास्ता है, लिबरेशन, अंग्रेजी में तो लिबरेशन और सैल्वेशन दोनों को मुक्ति का पथ कहा गया है। एनीवे, तो हम तो ये कह रहे, तो वो ड्रॉ कर देते थे त्रिभुज और फिर कहते थे कल्पना करो ABC एक त्रिभुज। मैं सोच में पढ़ती थी, डर लगता था क्योंकि बहुत गंभीर आदमी थे, मैं बोलती तो वैसे भी कक्षा में बोल नहीं पाती थी। तो मुझे लगता था कि कल्पना क्या करो भाई, ये तो है ही है, त्रिभुज है ही। लेकिन बाद में यथार्थ और कल्पना का जो नाता है, ये मुझे एक बुद्धिस्ट, एक बौद्ध भिक्षु ने समझाया। बहुत दिन पहले की बात है, मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिला था जो कि मंडल अपने रोज बनाता था। एक मंडल होता है जो कि कल्पना करो एक ABC एक त्रिभुज है की तरह का ही एक मंडल होता था। वो रोज बनाए और रोज तोड़े। हम लोग कहीं ठहरे थे और वहाँ हॉस्टल की खिड़की से वो दिखता था। तो वहाँ पर हमने कहा कि भाई रोज़ मंडल बनाते हो और रोज़ तोड़ देते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं और इसमें मंडल बनाते ही क्यों हैं? तो जो उसने बात कही वो बात मुझे कल्पना करो ABC एक त्रिभुज है कि याद दिला गई। उसने कहा कि हम इसमें निवेश करते हैं, सृष्टि की सारी योजनाओं, सृष्टि की सारी ऊर्जाओं का हम इसी मंडल में निवेश करते हैं और फिर हम कल्पना करते हैं कि 5 तत्व तो पता नहीं कैसे बहुत तरह का, उतना मुझे आता थोड़ी कुछ भी उसने जो कहा, लेकिन जो मेरे पल्ले जो बात पड़ी वो इतनी ही थी कि कविता भी शायद उसी तरह। मैंने कहा कि तोड़ते क्यों है रोज? तो कहा कि हमारा मोह न हो जाए अपने ही बनाए हुए वृत्त से, अपने ही बनाए हुए मंडल से। बालू का बना, तो बालू के बंडल से मोह न हो जाए, इसलिए हम रोज बनाते हैं और रोज तोड़ते हैं। तो हमें तो कविता ही मतलब समझ में आती है। हमने कहा बाप रे, ये तो ABC एक त्रिभुज है वाला हाल हो गया। ये तो जैसे ये लोग जो बनाते हैं, अध्यात्म वाले लोग एक मंडल बनाते हैं या कुछ भी, उसमें निवेश करते हैं ऊर्जाओं का। सब मन कल्पना करो ABC एक त्रिभुज है। तो फिर हमें लगा कि त्रिभुज, इसका मतलब ये जो त्रिभुज की संकल्पना है वो दरअसल सत्य ही है जो कि 3 आयामों में प्रकट दिखाया जाता है त्रिभुज की रूप। एक तो है पदार्थमयता का आयाम, दूसरा है चेतना का आयाम, तीसरा है अनंत का आयाम।
अगर हम अपने षट दर्शन जो थोड़ा बहुत समझ में आए, मुझे खास नहीं समझ में आया लेकिन काम लायक समझ लेती हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बताना रहता है, तो थोड़ा बहुत जो मेरी समझ में आया मैं साझा कर रही हूँ, दोस्तों के बीच बैठी हूँ। तो मुझे यही समझ में आया कि ये 3 धरातल हैं सत्य के प्रकट होने के। सत्य कभी भी अब हमेशा जुड़वा ही प्रकट होता है और 3 आयामों में प्रकट होता है। और कविता वो एक छोटा सा, वो जो बुद्धिस्ट मंडल उसने बनाया था, वो कल्पना करो ये भी तो एक त्रिभुज है, उसमें यथार्थ का निवेश वो इसी तरह से करती है कि वो स्वप्न लगे और सत्य अपने 3 आयामों में कविता में प्रकट होता है। पदार्थमयता का जो आयाम है वो उसके मानसल बिंबों में प्रकट होता है या उसकी भाषा के रजिस्टर्स में प्रकट होता है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, कहाँ कहाँ से शब्द आते हैं, कहाँ कहाँ की स्मृतियाँ उतर आती हैं। और उसके बाद चेतना का जो आयाम है वो अनंत तक फैलने को उत्सुक जब हो जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। जब ये स्थिति आ जाती है कि कोई पराया ही नहीं लगता, इश्क को दिल में दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। जब ये भावना जग जाती है कि हमारे भीतर कोई पराया कैसे हो सकता है, और करते करते जग जाती है, ऐसी बात भी नहीं, इतना बहुत कठिन भी नहीं है आत्मक्रांति। 1 ही 2 दोष तो होते हैं किसी में जो बुद्धत्व को हमारे शापित कर देते हैं। अगर हम लगातार काम करें तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि बचपन में हम खेलते थे ना कि एक लेंस लेके बैठ जाते थे धूप में और नीचे कागज़ रख देते थे, लेंस उसमें डालते थे, ऊपर नीचे कागज़ जल जाता था, खेला मज़ा आता था। ऐसे ही अगर हम अपनी वृत्तियाँ, जिसको जैन धर्म में निर्जरा कहते हैं, जो भी हमारे भीतर वृत्तियाँ हैं जो कि हमें प्यार करने लायक नहीं रहने देती, अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें, हम अति पुरुष न बने, हम अति स्त्री न बने, तो थोड़ा सा हम न उद्दंड बने, ना हम बहुत ज़्यादा छुई मुई ही बन के रह जाएं, तो अगर हम बीच की स्थिति सम्यक भाव से रहना, बुद्ध की तरह से सम्यक भाव से रहना सीख जाएं, एक बात और, तो शायद आत्मक्रांति हो सकेगी, हमारे बुद्धत्व के बीज चटक सकेंगे। और फिर शायद अब बुद्धत्व को भी, अब सब लोग तो बुद्ध की तरह अनंत यात्री नहीं हो से, हमें तो पदार्थमयता का आयाम भी देखना है। तो उसमें मार्क्स की 2 ही तरह के पदार्थमयता में हमें मार्क्स यहाँ फिर काम आते हैं। एक तरह की पदार्थमयता होती है जो बाजारवाद प्रस्तावित करता है, जो चार्वाक दर्शन में है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये नहीं, जिस तरह से मार्क्स ने ये नियोजन मत्स्य न्याय का विपक्ष रचा, मार्क्स ने, उसने कहा कि नहीं, जो है वो त्याग का ही एक दर्शन था, लेकिन उसका वैज्ञानिक ढांचा था, रैशनल ढांचा था। उसने कहा कि नहीं, ये जो है बड़ी मछली छोटी मछली को खाती नहीं रहे, इसके लिए भी एक इंतजाम जरूरी है। चाहे वो बुद्धिस्ट मंडल की तरह रोज बने रोज टूटे, लेकिन ये बनेगा, वो बनना ही चाहिए। स्ट्रक्चरल परिवर्तन होने ही चाहिए, आत्म परिवर्तन हो और स्ट्रक्चरल परिवर्तन भी हो, तभी हम कविता को यही कोशिश करनी चाहिए। और वो चौलों में भी सामूहिक रूप से पढ़ी जाए और इंटरनेट पे भी इस तरह से उजागर हो कि उसके पढ़ने से नैतिक चेतना हमारी जागे और हमारा सौंदर्य बोध जागे, हम प्यार करने लायक स्त्री पुरुष पैदा कर सके। कविता और स्ट्रक्चरल चेंज भी, ऐसी कविता हमें चाहिए, लेकिन अंतरंग भाषा में लिखी हुई, डांट फटकार वाली कविता नहीं। इसलिए स्त्री भाषा की और संवादमुखी भाषा की इतनी जरूर, मजिस्ट्रेट नहीं बनना हमें कविता में, हमें चीख पुकार नहीं मचानी। जैसे गोरख खुद कहते थे, हबकी न बोली ब, थपकी न चली ब, धीरे रखे ब पाँव। ये साधु है जो कह रहा है हबक के ना बोलो, हबकना आप जानते ही होंगे, हबक के, जैसे कुत्ता हबकता है वैसे हबक के ना बोलो, और थपक के न चलो, थप थप करते अहंकार में अंगद के पांव रोकते हुए न चलो, हल्के पांवों से चलो। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये जो कहती है मीरा के मेरे तो गिरधर को पार दूसरों न कोई, ये न कहने का जो ढंग है वो मीठा हो लेकिन दृढ़ हो।
अगर आप मीठे ना होंगे, कुमति का निराकरण आप कुमति से, कुशासन का कुशासन से, क्रोध से क्रोध का क्रोध से करेंगे, कोई आपकी बात सुनने नहीं आएगा। तो जैसे पिता से ज़्यादा माँ की बातें बच्चे ज़्यादातर लोग सुनते हैं, इसलिए कि माँ जनतांत्रिक होती है, वो आपसे छंद बैठाती है। वो आप छाता लिए बिना अगर घर से जा रहे हैं तो पिता डांट सकता है मैजिस्ट्रेट की तरह, कहाँ जा रहे हो, और माँ है वो छतरी लेके दौड़ सकती है। केयर एथिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये है कि वो किसी एक, दुनिया के सारे सद्गुण सिर्फ एक लिंग और एक जाति और एक नस्ल में क्यों हो कि कीलित, वो सब जगह फैले हों, सामरस्य का सिद्धांत विकसित हो, और हम स्ट्रक्चरल संरचनागत परिवर्तनों के लिए भी सब लोग मिलके सोचें। इस बारे में हम न्योता देते हैं। आप हमारी कविता के नागरिक हैं, कविता की दुनिया हमारी जो है उसके आप प्रबुद्ध नागरिक हैं। हम सब मिलकर सोचें और मुक्तिवाद के पथ के माध्यम से भी जो समझ में जहाँ आता है, आसन्न जो परिवेश है उसको पर्यावरण, नैतिक पर्यावरण एक खास तरह से उसका शुद्ध करें, और अपने आचरण की भी अच्छाई पर कम से कम अपने डीमनिक इंस्टिंक्ट्स पे थोड़ा सा काबू करें, और कर लेंगे हम। ऐसा नहीं है कि असंभव है। निर्जरा हम अगर करते हुए आगे बढ़ें, कविता के साथ बढ़ें, तो शायद एक नए तरह का मुक्ति पथ हमारे सामने होगा। अब जो कविता मैंने कुदाल पे आपके लिए सुनाई थी, निकाल के रखी थी, पहले उसी से शुरू करती। ये बाज लोग, ये जो सड़क बनता है, ये जो मुक्ति पथ, हर पथ मुक्ति पथ है। अपनी मूल अवधारणा में, यूटोपिया की अवधारणा में, प्लेटोनिक आइडिएशनल प्लेन की अवधारणा में, हर पथ मुक्ति की ओर ही जाता है। पथ है तो मुक्ति की ओर जाएगा। अगर आप दूसरे की राह पे अटकने न पैदा करने को प्रस्तुत हो, तो राह चलाचल एक पकड़कर आ जाएगी मदिशा। ये जो अनेकांतवाद है, अगर सिर्फ चित्त विस्तृत हो जाए, अगर हम किसी पे हावी न हो, अगर हम छीना झपटी की और अपमान की राजनीति न खेलें, अगर हम ठिंगने भोक्ता भाव में न रहें, तो हम सब किस पथ पे होंगे। वो पथ मैटर नहीं करता, वो मंजिल मैटर करती है, जहाँ सबकी मुक्ति की राह प्रशस्त हो। तो बाज़ लोग, ये रोज़ हमारे सामने एक जो रास्ता बनता है, वो उन लोगों के लिए 2-3 छोटी कविताएं लिखी हैं जो नए रास्ते बनाते हैं उनके लिए। बाज़ लोग जिनका कोई नहीं होता, और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते, झुंड बांध कर बैठ जाते हैं कभी कभी बुझती अलावों के चारों तरफ। फिर अपनी बेडौल, खुरदरी, आश्वस्त हथेलियां पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष कि आग जिए, जहां भी बची है वह जीती रहे और खूब जिए। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता, और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते, झुंड बांध कर चलाते हैं फावड़े, और देखते देखते उनके ऊबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़े चले जाते हैं पानी के सोते। बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। कुछ कविताएं कविता पर ही है, कविता की स्थिति पर। एक है स्त्री कविता की जहालतें। कविता भी तो स्त्री ही है, कोई उसे सुनता नहीं, सुनता भी है तो समझता नहीं, सब उसके प्रेमी है और दोस्त कोई नहीं। कितनी अकेली है अपनी इस छूछी मानसलता में वो, मानसलता नन्हे कबूतर की राजा शिव तक जो आया था, बाज का खदेड़ा हुआ।
फिर एक और दो कविताएं छोटी और कविता पर ही सुनाती हूँ। जिनके लिए लिखी जाती हैं कविताएं, जिनके लिए लिखी जाती हैं कविताएं, उनको नहीं होती फुर्सत कविताएं सुनने की, पर उनके फावड़ों, हथौड़ों, कुदालों की कविता घर के सबसे छोटे बच्चे की लाड़ लपट पाती है। वे उसकी अटर पटर पर मुस्कुराकर मुंड हिला देते हैं। कई बार किस बिना सुने ही सवाल कह देते हैं हंसकर, हाँ हाँ हाँ। हमारे मजदूर और किसान कवियों को नहीं समझना चाहते, न कुछ पूरा सुनते हैं, लेकिन हाँ कहते हैं। वो जानते हैं कि अपना है। आगजनी, बाढ़ और तूफान, दंगे, महायुद्ध, वक्त के थपेड़े, वे अपने हाथों पर मलकर खैनी चूने की तरह फांक जाते हैं। बाज वक्त जब वे उठाते हैं सर, कांप जाते हैं कलेजे चट्टानों के। दूसरा खंड है, किसके लिए लिखी जाती हैं कविताएं। जिनके लिए लिखी जाती हैं कविताएं, वे उनको समझते हैं बस इतना जितना समझते हैं बंगाली मलयालम या मलयाली बंगला। पल्ले नहीं पड़ता जिसका कोई अक्षर, उस भाषा का भी कुछ होता है राग, आकर्षण अबूझ वृत्तों के, पाप पुण्य अन किए कृत्यों के। हमको पुकारते हैं कभी कभी रातों को ऐसी शिद्दत से, जैसे कि मरी हुई माँओं को सड़कों पर बेबात पिटते हुए बच्चे। अब हमारे समय का बहुत बड़ा सच है विस्थापन। और पिछले दिनों जो कोरोना में घटा वो दृश्य बड़ा था, मजदूरों के पलायन का। एक कविता उनको संबोधित है, बंद रास्तों का सफर। ये भी मुक्ति पथ था, लेकिन अभी बंद है। बचपन में देखा था उसको, वह एक बूढ़ा अघोरी था। अपनी मस्ती में चला जा रहा था कि किसी की पुरानी हिलमैन गाड़ी पीछे से मार गई उसको। उसको बचाने में जो भी लगे, चुन चुन कर उसे गालियां देता। अरे बेवकूफो, मैं तो किसी सांप की शान से मरने ही चला था। जानते भी हो कि किस शान से सांप मरता है? जब उसकी अंतिम घड़ी आने लगती है, किसी खो में लेट जाता है शांत। भीड़ भड़क्के में नहीं मरते जीव जंतु, प्रकृति के दुलारे। उसकी इस बात का तबोताब आज अचानक याद आया, जब देखा टीवी पर सर पर कफन बांधे मजदूर भाई बंधु मेरे चले जा रहे बिहार वापस, लगभग दौड़ते हुए। देहाड़ी मजदूर पैदल ही गांव चल दिए, भूखे बेरोजगार, द ग्रेप्स ऑफ रॉथ में, जैसे कि सिविल वॉर के बाद। रास्तों का क्या है, रास्ते तो बंद रहे हैं सदा से हमारे लिए। अपना घर ही ठीक है भूखे मरने के लिए। चाहे मड़ई मसक गई हो, खटिया भी उल्टी धरी हो, छीके की मटकी में धोबिन चिरैया ही बास कर रही हो, घर घर है वहीं मरेंगे। वे उकता कर बोले, माफ करना कबीर बाबा, उन्हें मोह है अब तक माटी का। अब तक वे इतने सधुआए नहीं हैं कि यूं ही हंसकर कहें, मरना भलो विदेश में जहां न अपना कोय, माटी खाए जनावरा महामहोत्सव होए। सर पर कफन बांधे दौड़ रहे हैं बदहवास, भूखे ही ऐंठ कर मरें, इससे बेहतर है कोरोना कवाच। यही सब सोचते हुए दौड़ जाते हैं वे, दौड़ते ही जाते हैं जब तक हो ही नहीं जाते देश काल सबसे परे।
एक कविता अपने होल टाइमर साथियों के लिए है। तलाशी। उन्होंने कहा हैंड्स अप। एक एक अंग फोड़कर मेरा उन्होंने तलाशी ली। मेरी तलाशी में क्या मिला उन्हें? थोड़े से सपने मिले और चांद मिला, सिगरेट की पन्नी भर, एक अधूरी चिट्ठी जो वे डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने लिखी थी एक अद्भेद्य लिपि में। अपनी धरती को, हेलो धरती, कहीं चलो धरती, कोल्हू का बैल बने गोल गोल घूमे हम कब तक? आओ अगिन बान बनकर अब छूटे हम तिरछा ही ग्रहपथ से दूर। फिर उन्होंने मेरी चिट्ठी मरोड़ी और मुझे कोच दिया काल कोठरी में। अपनी कलम से लगातार खोद रही हूं तब से काल कोठरी में सुरंग। कहीं एक पत्थर हटा तो है, सूत बराबर ही सही, कहीं एक रास्ता बना तो है। कभी कभी आती है उससे हल्की रोशनी, कभी कभी उस पार से दौड़ी आती है हवा, ओस नहाई घास लांघती हुई। बेटियां दौड़ती थीं जैसे उन पापों की आहट पाते ही जो कभी घर ही नहीं लौटे। जब भी आती है हवा ऐसे कनकनाहट सी उठती है, कनपटी भेदती हुई, मेरी चमड़ी मुझको पूरी नहीं पड़ती। एक कविता है मीरा, ऑनर किलिंग पर, मीरा की तरफ, मीरा को संबोधित। प्रेम के लिए फांसी। मीरा रानी, तुम तो फिर भी खुशकिस्मत थी। तुम्हें जहर का प्याला जिसने भी भेजा वह भाई तुम्हारा नहीं था। भाई भी भेज रहे हैं इन दिनों जहर के प्याले। कान्हा जी जहर से बचा भी लें, कहर से बचाएंगे कैसे? दिल टूटने की दवा मियां लुकमान अली के भी पास नहीं होती। भाई ने भेजा होता प्याला जहर का, तुम भी मीराबाई डंके की चोट पर हंसकर कैसे जाहिर करती कि साथ तुम्हारे हुआ क्या? राणा जी ने भेजा विष का प्याला, कह पाना फिर भी आसान था। भैया ने भेजा ये कहते हुए जीभ कटती कि याद आते वे झूले जो उसने झुलाए थे बचपन में। स्मृतियां कश्मकश मचाती, ठगे से खड़े रहते राह रोक कर। सामा चकवा और बजरी गोधन के सब गीत। राजा भैया चल ले अहेरिया, रानी बहिनी देतली असीस होना। भैया के सिर सोहे पगड़ी, भाऊजी के सिर सेनुर होना। हंसकर तुम यही सोचती भैया को इस बार मेरा ही आखेट करने की सूझी। स्मृतियां उसके लिए क्या नहीं थीं? स्नेह, संपदा, धीरज, सहिष्णुता क्या क्यों मेरे ही हिस्से आई? क्यों बाबा ने यह भी उसके ही नाम नहीं लिखी? एक कविता बच्चों पर है, जो कुछ बच्चे मेरे दोस्त हैं, सड़क के बच्चे, हम सब के दोस्त हैं जो हम कविता लिखने वाले लोग हैं। सड़क के उन बच्चों को हमारा सबका साझा मातृत्व मिलता ही है, मुझे विश्वास है। लेकिन फिर भी हम उनकी नीयत बदलने के लिए कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ प्यार कर सकते हैं फिलहाल, जब तक संरचनागत परिवर्तन नहीं हो रहे। प्यार तो कर सकते हैं, अपने हिस्से में प्यार तो है, अपने हृदय में। तो कूड़ा बीनते बच्चे, उन्हें हमेशा जल्दी रहती है। उनके पेट में चूहे दौड़ते हैं और खून में दौड़ती है गिलहरी।
बड़े बड़े डग भरते चलते हैं वे तो, उनका ढीला ढाला कुर्ता तन जाता है फूल कर उनके पीछे, जैसे कि हो पाल कश्ती का। बोरियों में टनन टनन गाती हुई रम की बोतलें उनकी झुकी पीठ से कभी कभी कहती हैं, कैसी हो, कैसा है मंडी का हाल। बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वे पाताल तक, और वहां लग्गी लगाकर बैंगन तोड़ने वाले पौनों के वास्ते बना देते हैं माचिस के खाली डिब्बों के छोटे छोटे कई घर। खुद तो वे कहीं नहीं रहते, पर उन्हें पता है घर का मतलब। चींटे भी कूड़े के ठोंगों से पेड़ा खुरच कर ले जाते हैं अपने घर। ये देखते हैं वे, ईश्वर अपना चश्मा पोंछता है, सिगरेट की पन्नी उनसे ही लेकर। कुछ कविता अपने उस समाज की स्त्रियों से की तरफ से जो मैं पीछे हम सब छोड़ आए, कस्बों की स्त्रियों को, गांवों की स्त्रियों को। तो वो एक कविता है कमर धनिया, उन्हीं को निवेदित। काम के बोझ से कमर टूटी जिनकी, उनकी भी होती कमर धनिया, चाहे गिल्लट की ही होती, लेकिन होती। झन 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 बजती वे, मिलजुल कर मूसल चलाते हुए। 10 रुंझुने मिलकर पूरी अंगनैया झनका देती। 36 तोले की थी जिनकी, उन बेगमातों में भी चलती एक मजेदार सी कहावत, इतना भी धीमे क्या बोलना, आप बोले कमर धनी सुने। 57 की जंग में बेगमातों की कमर धनिया भी बेमोल ही बिक गई। अब कमर धनिया नहीं है, कमर अब कसी है इरादों से, और औरतों ने आवाज उठा ली है दादियों की बात मानते हुए। इतना भी धीरे क्या बोलना, आप बोले कमर धनी सुने। मोती जैसे अक्षरों में कसी है उन्होंने सारी कमर धनियों की रुंझुन। फिर भी तो रह रह कर आ जाती है नौबत ऐसी ही खुसुर फुसुर की, कि आप बोले कमर धनी सुने। बोलने नहीं देते आका, शब्दों का पड़ जाता है फाका। ऐसे में अपनी अपनी दादियों को हम याद करें बूढ़ी कहावतें। इतना भी धीरे क्या बोलना, आप बोले कमर धनी सुने। बोले मुंह खोले जरा डट कर, इतनी बड़ी तो नहीं है ना दुनिया की कोई भी जेल, के आदमी की आबादी समा जाए। और जो समा भी गई तो वहीं जेल के भीतर झन 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 बोलेंगी हथकड़ियां। ऐसे जैसे बोलती थी कमर धनिया मिलजुल कर मूसल चलाते हुए। अब एक कविता मैं कलकत्ता के काला जादू पर करती हूँ, जो हमारे यहाँ बिहार से बहुत विस्थापन होते थे, अंग्रेज़ों के समय से हो रहे थे, क्योंकि वहीं रोज़गार था। तो औरतें बहुत, आपने वो देखा ही होगा, कलकत्ते पर भी बजर गिराती है त्रिलोचन की चंपा। तो उनका क्या मनोविज्ञान होता, क्यों इतना डरती थी बिहार और उत्तर प्रदेश की स्त्रियां बंगाल के काले जादू से। इस पर मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा है। बंगाल का, और भाषा के बहाने, बंगाल का काला जादू। रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी, बैरी नौकरिया हो राम।
देखा है औरतों को गाते बिरहा के गीत, कोसते हुए सौतन बैरन नौकरियों को, जिनके चक्कर में पियाओं को गौने के बाद ही चला जाना होता था कलकत्ता, रंगून, कारू, कामाख्या। टुकुर टुकुर रास्ता निहारती कौए से कभी कभी राही बटोही से पूछती फिरती थीं बिरहने, 8 से 60 बरस तक की बिरहने के पीऊ उनके मिले कि नहीं बाट में। बेचारे राही बटोही भी क्या जानते होंगे कौन पीऊ हैं उनके, वे तो खुद ही होते होंगे किसी के पीऊ, बिछड़े पीऊ। पर फिर भी जैसे बहला देती थी सीता को त्रिजटा, कुछ भी बहाने बनाकर वे कुछ तो कह ही देते होंगे ऐसा जिससे कि धीरज बंधे। बंगाल के काले जादू की चर्चा तो आपने भी सुनी ही होगी। गोपीचंद की जो वो लोक कथा गाते हैं जोगी, उसमें बंगाल की ही तो होती हैं 7 जादूगरनियां, जो करती हैं वाक युद्ध सिद्ध जोगियों से, देती हैं उनको जवाब तुर्की बतुर्की और पलट देती हैं पासा। तेलिन, धोबिन, काछिन, भटियारिन, भिष्टिन, चमारिन और डोमिन, 7 प्रगल्भा नायिकाएं किसी से नहीं डरती और भाषिक व्यंजना ही है उनका हथियार। सधे हुए वे वाक्य ही तो है उनका, तीर, तमंचा, भाला, बरछी, तरवार, जिनसे बिंधता है हृदय सीधा, एक बूंद खून नहीं बहता, बहते हैं बस आंसू। मिट्टी पर गिरकर जो बन जाते हैं चमचम आईना, प्रतिपक्षी की चुंधिया जाती हैं आंखें और फिर जब खुलती हैं तो उनमें दिखती है उनको अपनी ऐसी सूरत कि वे डर जाते हैं अपने से। भाषा ही वह काला जादू है जो आपको आपके अपने चेहरे से डरा सकती है। यह हमने जाना था बंगाल की उन जादूगरनियों से, जिनकी विद्या काली विद्या ही कही गई क्योंकि था भाषा का वैभव वहां। उनसे बहुत ज्यादा डरती थी सब बिरहने कि जिनने पोस लिया सुग्गा बना के जालंधर बाबा को, बबुआ के बाबू को पोस नहीं लेंगी क्या। उनके बारे में ही रह रह कर होते थे उनको अंदेशे कि भेड़ बकरी बनाकर ही पोस लिया होगा उनके पियाओं को, तभी तो वे कभी घर नहीं लौटे। बंगाली ने अब तक हमारी तरफ कहलाती हैं जादूगरनी के, उनकी उन मदमस्त आंखों में भाषा की पांखें खुल जाने का संतोष सम्मोहन बनकर खिल जाता है। और जो भी पास आता है, जीव जंतु और पंछी पुरुष, आमितोमा के भालोबाशी वाले चक्कर में पड़ जाता है। इस डर का ही पुनर्जन्म है यह सवाल जो पूछती है बिरहनी अब मुन्नी मोबाइल पर अपने पियाओं से, कैसे हैं के पहले कहाँ हैं जनाब। अब एक कविता में अपनी जन्मभूमि के पास जो सीतामढ़ी है मेरी, उसकी सीता की तरफ से मैं दोबारा लिख रही हूँ। मतलब पूरा प्रसंग जो है, हमारी जो एक सीता है वो बहुत खुश है, लव कुश को उन्होंने वापस भेज दिया है और पर्यावरण में अपने पेड़ पौधों से गपशप करती हुई और शास्त्र चर्चा करती हुई वाल्मीकि के आश्रम में बहुत खुश हैं। वो जंगल में भी आदिवासी बच्चों का स्कूल चलाती हैं और बहुत खुश हैं और रुद्र वीणा बजाती हैं। कहानी मैंने कल्पना की है कि रावण उन्हें ढूंढता हुआ आता है और फिर ये कविता एक छोटी सी। पूर्णमिदम। भूल भुलैया हूँ, एक तरफ से खुलती हूँ तो मुड़ती हूँ दूसरी तरफ से, सीता कह रही हैं। एक और आग से ढकी हूँ
तो दूसरी ओर नीली बर्फ से। मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं अपने ही खिलाफ बैठी पंचायत हूँ। आयतें कहती हैं अलग वर्ग है इसका, और वर्ग कहते हैं एक कुंद आयत हूँ। अलग पात है मेरी, अलग जात है मेरी, फिर भी समझने के लायक हूँ। गायक हूँ महाशून्य का, शून्य से शून्य घटा शून्य बचा। ऐसा ही कुछ गुनगुनाती हुई, रुद्र वीणा पर बजाती हुई गा रही थी सीता, बैठी जंगल में अकेली। भेज चुकी थी अपने लवकुश को एक नई दुनिया में। श्रवण समीप भयसित केसा, यह स्थिति जब किसी महीयसी स्त्री के जीवन में आती है, धूप हवा सी वह तो बिल्कुल महीन और हल्की हो जाती है। भली भई मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। फिर कोई रुद्र वीणा किसी अधूरे स्वप्न से लेकर तार, कल्प वृक्ष से लेकर लकड़ी, वह गढ़ ही देती है और छेड़ देती है इसी तरह महाशून्य पर राग आसावरी। बैठी ही थी सीता के रावण आया उन्हें ढूंढता। देवी, अब तो हम दोनों ही उम्र के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां प्रेम देह की कछार छोड़कर हो जाता है एक मीठी आपसदारी। इस मोड़ पर राम चले गए तुम्हें छोड़कर, बहुत भटक कर फिर से आया हूं पास तुम्हारे। क्या तुम मुझे रुद्र वीणा सिखाओगी? सीता ने तिनके की ओट नहीं ली, सीधा ही बोली इस बार, कोई किसी और की रुद्र वीणा कैसे बजाए भला? जितना भटक कर तुम आए हो मुझ तक, उससे भी ज्यादा भटक कर मैं आई हूं वापस अपनी खुदी तक। यह रुद्र वीणा ही है अब तो मेरा वजूद। खुद अपनी लकड़ियां काटो, खुद रुद्र वीणा गढ़ो, जो भी लयताल सिखानी होगी प्रकृति खुद ही सिखा देगी। जाओ महावीर, फिर एक बार तुम्हें लौटा रही हूं कि आघात ही मुक्ति का मार्ग है बंधु, इससे ही जगते हैं वीणा में राग। खुद अपनी रागिनी सुनो और लौटो अपनी खुदी तक। तुम विराग के और रागों के भी सर्वथा योग्य हो। गायक हो महाशून्य का, शून्य से शून्य बचा घटा शून्य बचा। एक हमारे मेकअप मैन थे, उनका नाम था शौकत अली। ये टेलीविज़न में मैं मिली थी इनसे टेलीविज़न के एक कक्ष में। उन पर है ये कविता, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है उस पर। मेकअप मैन। इतने रहमदिल थे शौकत अली, भागे भी तो अपनी महबूबा के 4 बच्चों के साथ। और उसके बाद उसके शौहर को चिट्ठी लिखी, माफ़ कर दें जनाब, आप अपना ख्याल रखें, मैं इनकी देखभाल ठीक ही करूँगा। आप इनका हलवा टाइट रखते थे, जाहिर है आप भी खुश तो नहीं थे। अब खुश रहें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें इत्तला करें। दूरदर्शन में मेकअप मैन थे। आजिज़ जब हद से ज़्यादा हो जाते थे मेकअप करते करते तो हाथ रख लेते थे सर पर और बुदबुदाते थे, कुदरत भी हद करती है कभी कभी। दुनिया की आर्ट गैलरी में टांग दिए हैं उसने ज्यादातर चेहरे अपनी रफ कॉपी से सीधा उठाकर। गनीमत यही है कि हर आंके बाके चेहरे के पीछे रख दी है उसने मेकअप की कूंची भी। मेकअप की कूंची पहली दफा जो भी सुनता वह चौंकता। हाँ, इसको और क्या कहें कि कुछ तो हर आदमी में होता ही है प्यार करने लायक, वो ही कर देता है मेकअप, सब मेकअप। हंसकर वो कहते इन दिनों, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोलते। रेडियो के आगे सर झुकाकर बैठे
चुपचाप सुनते रहते हैं फसादात के किस्से और बुदबुदाते हैं कभी कभी बस इतना, मेकअप नहीं होती इतिहास की भूलें, मेकअप नहीं होती दिल की लगी। इंदिरा गांधी का मेकअप उन्होंने किया था कभी, इस बात की झुरझुरी उनमें आपातकाल घोषित होने के दिन तक बनी रही। उस समय भी कुछ महीने लग गया था गला बखोर, उनसे कुछ बोला न जाए, बस टुकुर टुकुर ताके। कई महीने बाद एक रोज वे बुदबुदाए, यही सब जब होना था हिंदुस्तान में भी, बेकार ही छोड़ी अपनी रावलपिंडी। अब मैं कुछ कविता ऐसी सुनाती हूँ जो धर्म के इस पे के जमेलों पर लिखी है। कहाँ से कहाँ धर्म पहुँच गया, क्या इसको करना था, क्या इसने किया, ये कुछ उसमें एक और किरदार है, उसके माध्यम से मैं सुनाती हूँ वो कविता। ये भी मेरी सचमुच की दोस्त है, एसिड अटैक की विक्टिम है और बहुत बहादुर लड़की है। इसका नाम है शाजिया और शीरो है ये, मतलब एसिड अटैक सर्वाइवर। आदाब, मैं राबिया अनवर, मुझको पहचाना नहीं क्या? क्या इतना बदल गया है मेरा चेहरा? गौर से देखिए जरा, इस चेहरे पर छपा है आपकी ही दुनिया का नक्शा। तेजाब फेंका गया मेरे मुंह पर दंगे में पिछले बरस, लेकिन मैं ठीक ठाक हूं, मेरा काम चल रहा है। मैं अच्छी दर्जिन हूं, फटने नहीं देती कपड़ों की छाती। चाक गिरेबा सिलाना है तो आए, हाथ साफ है मेरा। वैसे तो किरदार भी साफ है, लेकिन उड़ती ही रहती हैं अफवाहें मेरे विषय में, इधर उधर उड़ती हुई कतरनों जैसी रंगीन अफवाहें। मैं उनको यूं ही बुहार कर एक थैली में जमा करती जाती हूँ। अक्सर तो उनकी लग जाती है चिप्पी, कभी कभी फूलदार पैचवर्क ओढ़नी बनाती हूँ इन कतरनों की ही। जो बातें मुझको चुभ जाती हैं, मैं उनकी सुई बना लेती हूँ। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने टांके हैं फूल सभी धरती पर। हरे भरे सारे नजारे, आसमान के ये सितारे, मुझसे ही टकवाए थे उस खुदा ने। मेरा पुराना मेहरबान है वो खुदा, सच पूछिए तो है मेरा इकलौता आशिक वही। बाकी तो सब बाल बुतरू हैं, मैं उनकी चिल्लपों कान नहीं धरती। रहती हूँ मस्त और किसी से नहीं डरती। एक कविता है खुसरो की दरगाह पे लिखी हुई। खुसरो के ही मज़ार के बाहर बैठी हैं विस्थापन बस्ती की कुछ औरतें सटकर। भीतर प्रवेश नहीं जिनका किसी भी निज़ाम में, एका ही होता है उनका जिरह बख्तर। हयात तैयब, हयात कुनबी, हुक्मी। औलिया के मज़ार के झरोखे की फूलदार ओढ़नी जाली पर क्या जाने कब से ऊंचा बंधा है जो मन्नतों का लाल धागा। मौसमों की मार सहकर भी सब्र नहीं खोता, ढीली नहीं पड़ती कभी गांठ उसकी। उस गांठ सी ही बुलंद और कसी हुई बैठी हैं दरगाह पर दिल्ली की गलियों की बूढ़ी कुंवारियां, विधवाएं, युद्ध और दंगों के भेड़िया मुखों की अधखाई आधी लथेड़ी ये औरतें। बैठी हुई हैं वो खुसरो की दरगाह के बाहर, जिनसे सीखी खुसरो ने अपनी मुकरियों की भाषा। घरेलू बिंबों से भरी हुई अंतरंग बातचीत की भाषा में ही लिखी जा सकती है कविताएं ऐसी जो सीधी दिल में उतर आए। सीखी थी खुसरो ने दिल्ली की गलियों में
इन्हीं औरतों से। मुझे समय बता दें, और नहीं तो मैं एक कविता और सुनाती हूँ अपने जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनसे। जो मेरी उम्मीद है वो कैसे पुरुष बने, वो कैसे पुरुष की उम्मीद है हम लोगों को, हम स्त्रियों को, कि अब आप लोगों से ही उम्मीद है, आप ही लोग उम्मीद पूरी करेंगे। ये सोचकर हमने अपने एक नए छात्र, जो अभी नया नया पिता बना है, मेरे बहुत, जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो उस समय वो हमारा छात्र था और वो नया पिता है। तो प्रसूति गृह में पिता, ये इस एक शीर्षक से कविता है। और हम चाहते हैं कि मेरे जितने युवा साथी यहाँ हैं वो नए नवल पुरुष बने और ऐसे ही पुरुष बने जैसा यहाँ पर हम सब मिलकर कल्पना कर रही हैं, जो स्त्रीवाद के गर्भ से जन्मे हुए पुरुष हैं, नवल पुरुष। डॉक्टर ने कहा वक्त बदल गया, आप लेबर रूम में जाएं। पितृत्व भी बड़ा अनुभव है जीवन का, साक्षी बने जन्म का। थोड़ा लजाता हुआ मैं भीतर गया तो वह पहचान में नहीं आई। पीड़ा के उत्कर्ष पर भी उसने कहा मुस्कुराकर, देखो तो क्या मेरा हाल हुआ। दो दो दिल धड़क रहे हैं मुझ में, चार चार आंखों से कर रही हूं आंखें चार मैं महाकाल से। कहती हुई यह वह फैल गई पूरी पृथ्वी पर, उसके आवेग से थरथरा उठे सब पर्वत। ठेल दिया उसने पहाड़ों को पैरों से एक तरफ, कांप कांप उठ रही थी उससे ऐसे उसासे। उस कांप कांप उठते थे उसकी उसासों से जंगल। इंद्रधनुष के 7 रंगों से था वह बिछौना सोना मौना। जन्म ले रहा था वो नवल पुरुष उसके पातालों से, जिसका खाका खींचती थी वह रोज सुबह मुझे चाय देती हुई। कहती थी आकाश में जगता सूर्य देखकर, बेटी हो तब तो चिंता ही नहीं, बेटा अगर हो तो हो सुबह का सूरज। उसमें प्रचंडता नहीं हो, लोभ क्रोध और कामनाओं के अतिरेक से पीड़ित। ओजोन छिद्र भेदता अतिशय पुरुष नई धरती के किस काम का। खुद अपना पुरुष गढ़ेगी नई धरती अब, स्वस्थ होंगी धमनियां उसकी और दृष्टि सम्यक। उसके उन उन्नत पहाड़ों से जब फूटेगी दुधैली रोशनी वह पिएगा। अंधियारा इस जग का अंजन बन उसकी आंखों में सजेगा। झूलेगी अब पूरी कायनात झूले सी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा नया पुरुष। संबुद्ध प्रज्ञा से शासित अनुकूलित, प्रज्ञा का प्यारा भरतार। प्रज्ञा को सोती हुई छोड़कर जंगल, लेकिन वह नहीं जाएगा। मेरी माँ भी कुछ कुछ ऐसा ही देखा करती थी क्या सपना, जब मुझको टखनों पर बैठा कर झूला झुलाती हुई गाती थी, नया बीती उठे पुराना बीती गिरे। बीती यानी भित्ति, नई दीवार उठे पुरानी गिरे। लेकिन उठे ही क्यों कोई दीवार, उठे आदमी उठे। उठ रहा है धीरे धीरे माँ के ही टखनों पर एक नया आदमी। कितनी सदियां बीत जाती हैं एक अदद आस फूल जाने में, कितनी लंबी होती है बाबा नन्ही सी नन्ही इच्छा की उड़ान। मेरे पास घड़ी नहीं है, आप लोग बताइए कितना समय हुआ। मैं घड़ी लेकर बैठी थी लेकिन अभी बैटरी मेरी ख़त्म हो गई, तो आप ही लोग बताएं। कोई मुझे बता दे कितना बजा है।
पल्लव आप बता दीजिए। मेरी कित 7:22 हो गया है भगवान, अब तो ख़त्म करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए हम लोगों को आपस में, अगर बात करने का समय हो तो, और नहीं तो फिर अगली दफ़ा। और आप लोग चिट्ठी लिखें मुक्ति बोध में, हमें सलाह दें कि हम लोग कविता की दुनिया से जुड़े लोग अपनी सहकारिता समिति कैसे बनाएं, ऐसा हम कैसे ऐसा जीवन बनाएं जहां स्पर्धा, वो भी गिरह कट स्पर्धा हमारे जीवन का बीज पक्ष ना हो, बल्कि सहकारिता हो हमारे जीवन का मूल पक्ष, हमारा बीज मंत्र। स्पर्धा नहीं, सहकारिता, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे वाली सहकारिता। आप सबको बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। जो अगर कोई बड़ा है मुझसे तो उनको प्रणाम, और बाकी जो युवा साथी हैं, उन जो मेरी उम्मीद, हम सब की उम्मीद जिन पे टिकी है, उनको भी हृदय से अभिवादन। ठीक है, फिर मिलेंगे। मुक्तिपद क्या क्या कह रहे हैं आप? स्त्रियां कविता? अच्छा, मैं स्त्रियां कविता किसी ने कही है सुनाने के लिए, तो मैं सुना देती हूँ। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उन्हीं दे, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती और सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियां, इशारे, फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। किसी को कुछ पूछना हो, अपनी कोई बात कहनी हो तो ठीक है, वरना तो समय हो गया, हम विदा होते हैं। मुक्तिपथ का क्या संदेश है? ठीक है। आप सबका बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ हैं अभी। राम अकबाल जी, रेणु व्यास जी, अनुराधा सिंह जी, विमलेश त्रिपाठी, शहनवाज आलम, गोविंद, देवचंदर,
एक समुदाय तो बन ही गया हमारा, हम कविता प्रेमी लोगों का, जो हम कहीं भी बैठे हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अलग जगाते रहें। आत्म क्रांति में ही क्रांति के बीज हैं। आत्म परिष्कार से ही परिवेश का परिष्कार होता है। बहुत इस तरह, इस लय से अगर हम सोचते होंगे तो जिसको पॉलिटिक्स ऑफ द पॉसिबल कहते हैं वो सफल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं और आप इतनी देर तक साथ रहे इसके लिए भी, और मुक्तिपथ आपको भी इस तरह के अनेक मुक्तिपथ इसी तरह बने। अनेकांत की हमारी धारणा, प्लूरलिस्टिक समाज की हमारी धारणा बलवती हो। बहुत धन्यवाद।